आजचे पाहुणे या कार्यक्रमात सर्व रसिक श्रोत्यांचं स्वागत. श्रोते हो, आज चीफ ऑफ महाराष्ट्र पोलीस श्रीयुत कृष्णप्रकाश प्रसाद यांची प्राध्यापक डॉक्टर रमेश कुमार गवळी यांनी घेतलेली मुलाखत ऐकूया. आज या मुलाखतीचा दुसरा आणि अंतिम भाग. हमने सुना है और समाचारों में भी देखा है, आपने आयरन मैन का खिताब हासिल किया है जी, आपने अल्ट्रामैन का खिताब हासिल किया है जी, और खेल कूद में, रनिंग में, साइकिलिंग में, स्विमिंग में, अब अभी यूएस में एक बहुत बड़े प्रतियोगिता में पूरे वर्ल्ड में आपका तीसरा नंबर आ गया. हमारे श्रोताओं को ये अब बताइए कि आपने खेल में कौन कौन से सम्मान जीते हैं. जी, मैं पहला भारतीय सरकारी सेवक हूँ, इंक्लूडिंग डिफेंस, सर्विंग ऑफिसर के रूप में, जिसे आयरन मैन का खिताब, आयरन मैन का जो डिस्टेंस होता है कि 3.86 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग, 180 किलोमीटर और 42 किलोमीटर दौड़, दौड़, और ये सब इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में 17 घंटे के अंदर पूरा करना होता है. मैंने पहले ही प्रयास में 14 घंटे 8 मिनट में पूरा किया था. बाप रे. और इसके लिए मैंने बहुत तैयारी नहीं की थी, पर संकल्प बहुत बड़ा लिया था. अच्छा. और उसके बाद मेरा डेक्कन क्लिफहैंगर करते वक्त एक्सीडेंट हो गया और मेरे मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए. मेरे बाएं कंधे के 3 टुकड़े हो गए थे. और उसके बावजूद भी मैंने ये सोचा कि अगर ईश्वर मेरे धनुष की प्रत्यंचा पीछे खींच रहा है तो वो ज़रूर मुझे कहीं दूर बड़े निशाने पर लगाना चाहता है. और हॉस्पिटल से ही मैंने अपना रजिस्ट्रेशन अल्ट्रामैन के लिए, अल्ट्रामैन वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑस्ट्रेलिया के लिए किया, जिसमें 10 किलोमीटर ओपन वाटर स्विमिंग इन पैसिफिक ओशन, 421 किलोमीटर साइकिलिंग और 84.5 किलोमीटर दौड़ना होता है 36 घंटे के अंदर, जिसे मैंने 34 घंटे 21 मिनट में पूरा किया था. वाह, बहुत बढ़िया. और इस तरह से मैं भारत का एकमात्र सर्विंग ऑफिसर हूँ जिसने ऑफिशियल नागरिक सेवक हूँ या सेवक हूँ, इंक्लूडिंग डिफेंस, जिसने ऑफिशियल अल्ट्रामैन इवेंट पूरा किया है. बहुत बढ़िया. इसके अलावा मैंने रेस अक्रॉस वेस्ट करने वाला मैं एकमात्र और पहला भारतीय हूँ. रेस अक्रॉस वेस्ट अत्यंत कठिन इलाके में 1500 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस पूरी करनी होती है, जो ओशन साइड से शुरू होती है और ग्लास एलिवेटर हिल पे चढ़ाई करनी होती है, और उसके बाद अरिज़ोना और उटाह प्रोविंस में सोनोरा और मोजावे जो वाळवंट हैं, जो मरुस्थल है, वहाँ 47 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है. और फिर लगभग सॉल्ट एंड सी रीजन की गहराई में जाना पड़ता है, जो समुद्र से तल से 175 फुट नीचे है. और फिर आखिर में वहाँ जो माउंटेन्स हैं कोलोराडो में, उसमें एवरेस्ट से दुगनी ऊंचाई के लगभग ग्रेजुअली, नॉट डायरेक्ट, ग्रेजुअली असेंट में साइकिल से चढ़ना होता है. तब मैंने रेस अक्रॉस वेस्ट किया था. और अब रेस अक्रॉस वेस्ट किया, और अब मैं विश्व के उन चुनिंदा कुछ लोगों में आ गया हूँ जिन्होंने रेस अक्रॉस वेस्ट और रेस अक्रॉस ईस्ट दोनों किया है. और इस बार जिन्होंने भी किया, क्योंकि रेस अक्रॉस ईस्ट पहली बार लाया गया था, जो 1013 किलोमीटर का, जिसमें 41,000 फीट की चढ़ाई है, उसको भी पूरा किया. इसमें एक का जो रेस अक्रॉस वेस्ट करना था वो 88 घंटे में करना पड़ा था. और इस बार जो अभी मैं कर आया हूँ, 92 घंटे का मैंने 88 घंटे में किया था. और अच्छा. अभी जो 63 घंटे का था वो मैंने 58 घंटे कुछ मिनटों में पूरा कर दिया. और इस तरह से मैं उन कुछ लोगों में बन गया जिसने रेस अक्रॉस वेस्ट और रेस अक्रॉस ईस्ट दोनों किया है. मैं भारतीय तो एकमात्र हूँ ही. अच्छा. और अकेला तो हूँ ही, लेकिन इसके अलावा एशियन भी पहला हूँ ऐसा करने वाला, और
नॉन अमेरिकन भी पहला हूँ। वाह। सो जिसने भी दूसरा किया है वो मुझसे पहले क्रम में आया है अमेरिकन, अदरवाइज उस मामले में हमने साथ किया है, वो कुछ घंटे पहले पूरा किया है और हमने कुछ घंटे पश्चात पूरा किया वाह है। वाह, बहुत तो इस तरह से हमने ये सारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ की है। मैंने समुद्र की जो पॉपुलर रास्ता है एलिफेंटा से गेटवे आने का, सोलो स्विमिंग करते हैं, लेकिन मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने सोलो स्विमिंग उल्टी धारा। उल्टी दिशा से किया, जिसमें धारा दूसरी तरफ बह रही थी, फिर भी मैंने उस तरफ गेटवे से एलिफेंटा का डिस्टेंस लगभग 17 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना? 5 घंटे 25 मिनट में पूरा किया, 17 किलोमीटर का डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। बहाव के उल्टे। हाँ, मैंने बहाव अलग दिशा में थी और बहाव से डिफरेंट दिशा में हम गए। एकदम उल्टा आप नहीं कह सकते। बहाव समुद्र की तरफ था और हम बेट की तरफ जा रहे थे, हम टापू की तरफ जा रहे थे। हमने जहाँ तक सुना है, Yes, मतलब जहाँ तक देखा है, आप यहाँ सांगली में एसपी थे, आप अहमदनगर में एसपी थे, और जहाँ कहीं भी थे, आप जो प्रवाह होता है उसके उल्टे ही आपने किया है काम, इसलिए आज तक आपको लोग याद करते हैं। लोगों को एसपी उतना मालूम नहीं होता या बड़ा अफसर उतना मालूम नहीं होता, लेकिन आपकी विशेषता यह है कि उस शहर के या उस जिले के आखिरी व्यक्ति तक आपका नाम जाता है। जी, ये आपका कार्य ही ऐसा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक कवि के साथ कविता किसी भी समय से छूटती नहीं है। आप जब स्विमिंग करते थे तब भी कविता आपके साथ थी, जब आप रनिंग करते थे तब भी कविता आपके साथ रही होगी, और साइकिलिंग करते तब अकेले थे तो कविता तो साथ होती ही है। तो उस पर कोई कविता? बिल्कुल आपने सही कहा। कविता कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पैदा होती है, और ख़ासकर संघर्षों में तो ज़्यादा पैदा होती है। जो संघर्षों में पैदा नहीं होती है वो विलास की कविता बन जाती है। ठीक है, वो रीतिकालीन कविता की तरह हो जाती है। जब जब संघर्षों से मैंने जूझा है तो मुझे प्रोत्साहित करने मेरी कविताएं आ जाती हैं। जब जब मैं साधना की अवस्था में होता हूँ, जब मैं लंबी दूरी की दौड़ रहा होता हूँ, या लंबी दूरी की स्विमिंग कर रहा होता हूँ, या लंबी दूरी की साइकिलिंग कर रहा होता हूँ, तो कविता जैसे मेरी सहगामिनी बनकर आ जाती है। वाह। तो मैंने उसके लिए भी कविता लिखी है। श्रांत नहीं शक्ति होगी, उद्भ्रांत नहीं भक्ति होगी, रे हार न मानो मन अपना, साहस से भरा हृदय रखना, लो खड़ग उठा पाताल छेद, गांडीव गद चढ़ा तू व्योम भेद, गदा चला कर सिंधु मोड़ कर घन प्रहार चट्टान तोड़, हर युग में अनगिन रावण होंगे, मर्यादा वरण करना होगा, फिर राम तुम्हें बनना होगा, चंड मुंड भस्मासुर होंगे, सब असुरों को मरना होगा, नौ दुर्गा रूप धरना होगा, संकल्प दृढ़ करना होगा, विकल्प नया गढ़ना होगा, लहरों से टकराना होगा, अग्नि में उतर जाना होगा, अंधकार को काट सके उन शस्त्रों को पुनः उठाना होगा, अंधकार को काट सके उन शस्त्रों को पुनः उठाना होगा। या मैंने सब लोगों को, अपने साथ चलने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए कविता लिखी। बिल्कुल। हम निःशब्द रहकर भी संवाद रचते हैं। वाह। हम निःशब्द रहकर भी संवाद रचते हैं, जहां घोर निराशा है वहीं विश्वास रचते हैं। वाह। अंत जहां होता वहीं से नई शुरुआत रचते हैं। वाह। गर्दिश में रहकर भी सच्चे ख्वाब रचते हैं। वाह। धरती की मिट्टी से अनंत आकाश रचते हैं, हौसलों के दम पर नए परवाज रचते हैं। वाह। हौसलों के दम पर नए परवाज रचते हैं, हर शाम ढलने पर नया प्रभात रचते हैं, हम घनघोर अंधेरे में आफताब रचते हैं। वाह वाह। हर शाम ढलने पर नया प्रभात रचते हैं, हम घनघोर अंधेरे में आफताब रचते हैं, हम आम होकर भी कुछ खास रचते हैं, हर कदम पर हम नया इतिहास रचते हैं, हर कदम पर हम नया इतिहास रचते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या मैंने एक कविता लिखी दूरियों से मुकाबला करने के लिए, और वो मैंने इस तरह से लिखी कि मुकाबला नहीं मेरा कभी किसी और से, मुकाबला नहीं मेरा कभी किसी और से, जिद्द और जद्दोजहद भी खुद से खुददार की, जिद्द और जद्दोजहद भी खुद से खुददार की, खुदी का रंग अलहदा न जंग आर पार की, खुदी का रंग अलहदा न जंग आर पार की, न तीर न तलवार की, न तख्त न हथियार की, न तीर न तलवार की, न तख्त न हथियार की, न जीत है न हार है, बस खुद पे एतबार है, ठान ली तो ठान ली
परवाह नहीं तूफान की। वाह, ठान ली तो ठान ली, परवाह नहीं तूफान की। उरूज और जवाल है। उरूज मतलब ऊपर भर्ती, जवाल मतलब ओहोटी। उरूज और जवाल है, फैसला कमाल है। फासला कोई भी हो, हौसला मिसाल है। फासला कोई भी हो, हौसला मिसाल है। वाह, बहुत बढ़िया। मालेगांव में भी आप अफसर रह चुके हैं, तो उर्दू से तो आपका परिचय हुआ होगा। देखिए, भाषा संवाद का माध्यम होती है, और आप जिनके बीच काम कर रहे होते हैं, हाँ, अगर आप उनकी भाषा नहीं समझ पाते, जानते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाता है, आपकी संवाद क्षमता बढ़ जाती है। और इसलिए निसंदेह है, मैंने अभी अभी खबरदार आदमी जो कविता सुनाई है, अभी मैंने प्रोत्साहित करने के लिए जो कविता उरूज और जवाल वाली सुनाई, अभी जो हमने ये सुनाई कि मुकाबला नहीं मेरा कभी किसी और से, हाँ, इसमें जो अल्फाज हैं वो उर्दू के जान पड़ते हैं या दिखते हैं, लेकिन दरअसल उर्दू और हिंदी में फ़र्क है सिर्फ इतना, वो देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना। वो भारत की पैदाइश है, भले ही वो दूसरे क्लेम करते रहें, हाँ, या अपनी राष्ट्रभाषा राजभाषा बनाते रहें, पर उर्दू हमारी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, और हमारी सारी भारतीय भाषाएं हमारी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब बादशाह की फौज, मतलब वो किसी एक राज्य की नहीं थी, अनेक राज्यों की फौज एक जगह आती थी, तो फौज या छावनी की भाषा, हाँ, छावनी जुबान की है, भाषा। उर्दू है, मोहल्ला। तो हर व्यक्ति जो राज्य का है वो कामकाज निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ बाजार बाजार भी हुआ करता था, रोज युद्ध तो होता नहीं था, और कितने ही साल वहाँ रहना पड़ता था, तो उनमें जो भाषा का निर्माण हो गया, उससे उर्दू का जन्म हो गया, ऐसा मानते हैं। इसलिए भारत में ही उसका जन्म माना जाता है, ये उतनी ही सही बात है सर। और कोई उर्दू कविता उर्दू शब्दों में लिखी गई वगैरह ऐसा आपने खास उस पर लिखा है? लिखी हैं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में अच्छा, बहरहाल आ नहीं रही हैं। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि मेरे अंदर की जो है वो, आपने कहा था किशोरावस्था में, हाँ, मैंने प्रेम रस की और श्रृंगार रस की कविता लिखी। अब ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर का श्रृंगार रस मर गया है, वो कहीं दब जरूर गया है, मर नहीं गया है। नहीं बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि 11 रस होते हैं, 9 रस माने गए थे, बाद में 2 जुड़ गए, और एक तो इन 4 रसों पर मेरा खुद का अनुसंधान चल रहा है। क्योंकि श्रृंगार रस इंसान में है, इसलिए इंसान जी पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर श्रृंगार रस को निकाला जाए तो नीरस हो जिंदगी जाएगा, में कोई रस नहीं शुष्क हो रहता जाएगा। है। और मैं आपको एक बात बता दूं, श्रृंगार रस में 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार पर पूरी फिल्म सृष्टि चल रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप कभी भी देखिए, संयोग के गाने उतने लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन वियोग के गाने ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। हाँ, क्योंकि दर्द में ही आदमी सुनना हाँ, चाहता बिल्कुल, है। क्योंकि दर्द वालों की संख्या बहुत बढ़िया है। मैंने भी इसलिए होली पे एक कविता लिखी थी, हाँ, वही तो, कि जब कान्हा मिले तब होली है, वो अंग लगे तब होली है। एक राधा नार नवेली है, यादों में उसके बस कान्हा, सांसों में रचे बसे कान्हा। वाह, और रंग अब चढ़ता नहीं, श्याम रंग जो मिलता नहीं, और वस्त्र अब फपता नहीं, पीताम्बर जब दिखता नहीं। गोपियां सब उदास हुई, राधा अब निपट अकेली है। न कुमकुम है, न रोली है, न रंगों की रंगोली है, न ब्रज में हंसी ठिठोली है। इतना बस उपकार करे, मथुरा का मोह त्याग करे। आ भी जाओ कृष्ण मेरे, अपने रंग में रंग जाओ, अपने रंग में रंग जाओ। स्पर्श तुम्हारा सुगंध तेरी, रंग तेरा अनुबंध तेरी। गोपियां सारी देह बनी, गोपियां सारी देह बनी, मैं राधा बाबरी रूह तेरी। इतनी सी है प्रार्थना मेरी, परमात्मा तेरे आगोश में, परमात्मा तेरे आगोश में। फना होने की शर्त बताओ, कुछ ऐसी अगन जगा जाओ। तब फागुन की बात बने, तब वृंदावन में होली मने। वाह, तब वाह, वृंदावन में वाह, होली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आपने कहा ना, मेरे अंदर का श्रृंगार दब गया है। कौन कहता है दब गया है? और ऐसी कोई और रचना हम सुनना चाहेंगे। ऐसी आप और रचना सुनना चाहेंगे? हाँ, तो क्योंकि आपकी कविता में खेल के बारे में भी आपने लिखा है, राष्ट्र के बारे में आपने लिखा है, नारी संवेदना के बारे में आपने लिखा है,
आगे जाकर मैं आपको बता दूं, जब आपका कविता संग्रह प्रकाशित होगा तो यकीनन आप पर अनुसंधान होगा। इतनी अच्छी ये कविताएं हैं और ये जज्बा आपके दिल में कायम रहे, वो तो रहेगा ही, इसकी मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल। अगली कविता। आपने उर्दू में कविता करने को कहा है, तो मैंने अपनी पत्नी के लिए लिखा था। वाह। संजना के लिए, संजना प्रकाश, संजना लाल एक्चुअली उसका नाम है। अच्छा। राजघराने से आती हैं, तो उनके लिए मैंने एक कविता लिखी थी कि मैं लरसता सागर हूँ वो मेरा साहिल, मैं लरसता सागर हूँ मेरा साहिल, मैं अकेला नहीं हम सफ़र हैं दुआएं उसकी। वाह। वो अब भी हैं शहजादी और मैं आहिल। वाह। आहिल का मतलब होता है राजकुमार। वो अब भी हैं शहजादी और मैं आहिल, मेरे रूह में पैवस्त है निगाहें उनकी। मेरा हर मकाम है फ़कत उनसे हासिल, वाह। मेरा हर मुकाम है फ़कत उनसे हासिल, मेरी मंजिल तक जाती है हर राहें उनकी। वाह वाह। मेरी हर मंजिल तक जाती है हर राहें उनकी। मैं महज ख्याल हूँ वो मेरा आमिल, अमल करने वाली। वाह। मैं महज एक ख्याल हूँ वो मेरा आमिल, मेरी कामयाबी को मुंतजिर बाहें उसकी। वाह। भाभी जी को सुनाई ये कविता? सुनाई थी। अरे वाह। राष्ट्र प्रेम आप में ज़्यादा नज़र आता है। जब भी मैंने आपको देखा है, जी। राष्ट्रीय चेतना आपके रगों में दौड़ती है। जी। राष्ट्र को लेकर कोई कविता आपने लिखी हो तो? मेरी सारी कविताएं हाँ। सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत रही हैं। बिल्कुल। जितनी भी कविताएं मैंने लिखी हैं। हाँ। और मैं अभी सारी कविताएं मुझे अभी तुरंत दिमाग में नहीं आ रही हैं। अच्छा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब तक जो कुछ कविताएं जो मैंने शुरुआत में सुनाई, हाँ। वो मैंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना पर ही सुनाई। हाँ। और जो कविताएं याद आ रही हैं मुझे, मैं वो आपको सुनाता चला जा रहा हूँ, इसलिए अच्छा। तुरंत दिमाग में आना हाँ। थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हो जाता है। लेकिन ज़रूर मैं अगली बार अच्छा। राष्ट्रीय चेतना से अनुचित कविताएं बिल्कुल। प्रस्तुत करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो कई लिखी हुई हैं। हाँ। जैसे मैंने लिखी है, मैंने पहले ही बताया कि शुरुआती कुछ कविताएं भी राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत रही हैं। बिल्कुल। जिसमें मैंने उस समय की घटनाओं का जिक्र करते हुए वो कविता वर्णनात्मक रूप से लिखी थी। बिल्कुल। तत्पश्चात मैंने जब जिस तरह से आतंकवाद से जुड़ जाते हैं आज के युवा, और वो उनको गलत तरीके से पाठ पढ़ाया जाता, उस पर भी मैंने राष्ट्र चेतना से भरपूर कविताएं लिखी हैं। अच्छा। और तो आप वादा कीजिए सर, आप इन कविताओं के साथ फिर से प्रस्तुत हो जाएंगे? बिल्कुल प्रस्तुत हो जाएंगे। हम सांगली से मेरा विशेष लगाव रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सांगली का भी आपसे विशेष लगाव रहा है। 15 या 17 साल पहले आप यहाँ थे, 2008, 9, 10 के दरमियान। बिल्कुल। हाँ। 7 से 10 तक। लेकिन आज तक बड़ा कार्यकाल रहा है मेरा। हाँ, आज तक लोग नहीं भूले आपको, और ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं, अफसर आते हैं जाते हैं, लेकिन आपका प्रभाव तब भी था, आज भी है, और हम आशा करते हैं कि आगे भी रहे। हम गए कहाँ हैं? हम तो आपके बीच है। बिल्कुल। मी कुठे गेलो नाही, तुमचंच जवळ आहे मी। धन्यवाद सर, आप यहाँ पधारे और हमारे गुजारिश को कबूल करते हुए अपनी अच्छी कविताएं आपने हमें सुनाई, और आपका एक अलग अंग जो औरों के नज़रों से अलग है या फिर औरों के नज़र में नहीं आता, उसका उद्घाटन आज हो गया, ऐसा मैं समझता हूँ। आप कविताएं जब तक लिखते रहेंगे तब तक मैं समझता हूँ ईश्वरी अंश जिसमें होता है उसी में संवेदना भी होती है। क्योंकि ईश्वरी अंश न हो तो संवेदना नहीं होती, और संवेदना न हो तो कविता का जन्म नहीं होता। आओ कविता मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, या रोज़ जो कविता लिखते हैं, मैं उसको कभी नहीं समझता। कवि वो होता है जो ठेस लगने पर जिस झटके से वो माँ कहता है या फिर आह कहता है,
वो बात होती है कविता में। और उसका जन्म ही ऐसा होता है कि वो प्रपात की तरह गिरता है और बाद में जाकर कवि उसे ठीक तरह से बनाने वियोगी की होगा कोशिश- पहला कवि, आह से निकला निकला होगा तब आंखों से चुपचाप उतर कर वही होगी कविता अनजान। बिल्कुल सही कहा सर, बहुत अच्छा लगा आपकी। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इमोशंस। बिल्कुल सही बात है। और ये अंश होना, आप में ईश्वर का अंश होने का एक सबूत हुआ करता है। हुआ यूं कि मैं एक वाकया सुनाए चलता हूँ कि अच्छा। मैं बुल्ढाना में था और कोई एक बहुत बड़े दिग्गज के साथ मेरा एक संघर्ष चल रहा था, वहाँ के उस समय के दिग्गज के साथ। हाँ। क्योंकि मैं, जैसा कि आपने कहा कि मैं आ बैल मुझे मार कर लेता हूँ, जो भी गलत कर रहा होता है चाहे वो कितना भी बड़ा हो, हाँ। मैं समाज धर्म और न्याय धर्म के आगे उसको एक समान समझने लग जाता हूँ। और यहीं इसे आप गलती कह लें या इसे आप मेरी शक्ति कह लें या सीमा कह लें, शुरू हो जाती है मेरी। तो ये जो विपरीत परिस्थिति में जो ये चल रहा होता है, हाँ। विरोधाभासों से मुकाबला चल रहा होता है और मैं अकेला लड़ रहा होता हूँ उस वक्त, तो किसी ने उससे पूछा कि आप उसके खिलाफ इतने जोरदार हो। मीडिया वाले ने जाकर पूछा कि क्या कारण है कि वो उसका कुछ बाल भी बांका नहीं हो पा रहा है। तो बोले उसके साथ भगवान है। उसने खुद कहा कि उसके साथ भगवान है। अरे वाह। और मेरा भी ये मानना है कि ईश्वर उसी से अपने कार्य करवाता है जिसकी आत्मा, जिसकी रूह शफाक हो, बिल्कुल उजला हो, बिल्कुल धवल हो। बिल्कुल चुनता है वो चुनता है। क्या मैं इतना कहना चाहूँगा इस पर, हर सच्चे इंसान के साथ ईश्वर होता है। अगर नहीं होता है तो ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसलिए हर युग में एक ऐसे इंसान को वो ढूंढता है जिससे अपना कार्य करवा सके और उसे वो मिल जाता है। इसलिए आप जिस जिले में काम करते हैं, जहाँ भी आपने काम किया, वहाँ के लोग आज भी आपको याद करते हैं। बस एक अधिकारी के रूप में ही नहीं, एक इंसानियत, जैसे मैंने पहले कहा, एक मासूमियत आप में है, वो बनी रहे, इसकी मैं आशा करता हूँ। और आप फिर यहाँ आएंगे। बदले इस दिन रात स्टोरी में। मगर हम नहीं बदले, वाह, बदली हर बात मगर हम नहीं बदले, वक्त को ही बदल दिया हमने, वक्त के साथ हम नहीं बदले। वाह। ये मासूमियत न बदली है न बदलेगी। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद सर। चीफ ऑफ महाराष्ट्र पोलीस फोर्स 1 श्रीयुत कृष्णप्रकाश प्रसाद यांची प्राध्यापक डॉक्टर रमेश कुमार गवळी यांनी घेतलेली मुलाखत आपण ऐकली. आज या मुलाखतीचा दुसरा आणि अंतिम भाग आम्ही प्रसारित केला. श्रोते हो, या मुलाखतीचं पुन्हा प्रसारण ऐकायला विसरू नका. येत्या बुधवारी 17 जुलै रोजी रात्री 10 वाजता. याबरोबरच आजचे पाहुणे हा कार्यक्रम आता समाप्त करत आहोत. निवेदन आणि निर्मिती सहाय्य अपर्णा कल्लोळ, सादर करते श्रीनिवास जरंडीकर.